Hello students, today we are doing chapter 13 sound. How do you come to know that period is over in your school? जब स्कूल में पीरियड ख़त्म हो जाता है तो हमें कैसे पता चलता है? When someone knocks the bell. ठीक है, जब आपका बेल का साउंड होता है, बेल बजती है तो हमें समझ में आता है कि बेल बजी है। डोर बेल बजती है तो उसके साउंड से हमें समझ में आता है कि बाहर कोई आया है। मोस्ट ऑफ द टाइम you can make it out that someone is approaching you by just hearing the footsteps. अगर पैरों की आवाज़ आती तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ कोई आ रहा है। ऐसे ही हमें अलग अलग साउंड्स हमें समझ में आते हैं। जैसे जब आप लोग हाइड एंड सीक का गेम खेलते हो तो जब बाकी बच्चे छुपे रहते हैं उन्हें कैसे समझ में आता है कि कोई ढूंढ रहा है बच्चा वो उनकी तरफ आ रहा है, या बाकी बच्चे कहाँ छुपे हैं। तो उनकी आवाज़ से हमें पता चलता है कि ये यहाँ पे छुपे हुए हैं। तो जब आवाज़ होती है तो वी कैन कैच देम। ऐसे ही अगर ब्लाइंड फोल्ड वाला गेम खेल रहे हैं तो जो ब्लाइंड फोल्ड वाला पर्सन है वो सब बच्चों की जो प्लेयर्स हैं उनके उसके आजू बाजू उनकी आवाज़ सुन के गेस करता है कि वहाँ पे कौन है। साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर। तो साउंड जो है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वी कैन कम्युनिकेट, हम एक दूसरे से बात करते हैं। वी हेयर द वेराइटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग्स। हम बहुत सारे साउंड्स को सुनते हैं। कोई हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कोई हमें बता रहा है, हम रोड पे हैं तो आजू बाजू की गाड़ियों की आवाज़ से हमें पता चलता है। कई बार हमारा ध्यान नहीं रहता है तो हॉर्न की आवाज़ से हमें पता चलता है कि अरे यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं, ट्रैफिक है। मतलब देखने के साथ साथ हमें अगर हॉर्न की भी आवाज़ आके हमें अलर्ट करती है। ऐसे आप बहुत सारे साउंड्स का लिस्ट कर सकते हो जो आपके सराउंडिंग्स में हैं। इन अ म्यूज़िक रूम इन ऑफ योर स्कूल, साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम एक्सेट्रा। अब ये सारी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे आपको पता चलता है कि अलग अलग, जैसे फ्लूट का आवाज़ अलग होता है, जब बांसुरी बजती है तो उसकी अलग ऐसी पिच होती है, लेकिन तबले का वॉइस एकदम अलग होता है। आपको समझ में आ जाएगा कि बांसुरी बज रही है या तबला बज रहा है। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड? अब साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। मतलब साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है, हम अलग अलग साउंड्स को जो देख रहे हैं, ये एक हमेशा हम देखते हैं जब कोई चीज़ वाइब्रेट होती है तब साउंड का प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये हम अलग अलग एक्टिविटीज़ में और एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट एक्टिविटी दी है, इसमें बोला है कि आप एक मेटल प्लेट या कोई पैन को इस तरह से हैंग कर दो। ओके, जो इसमें दिया हुआ है उस तरह से आप इसको हैंग कर सकते हो। जब हम इसको हैंग कर देंगे तब वी कैन सी कि और उसको किसी स्टिक से उसको स्ट्राइक करेंगे, उसके ऊपर मारेंगे तो वो वाइब्रेट होगा और एक साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सेकेंड एक्टिविटी देखें, सेकेंड एक्टिविटी में इन्होंने लिया रबर, एक पेंसिल बॉक्स लिया है जिसमें 2 पेंसिल्स कॉर्नर पे अटैच किए हैं और उसको लॉन्गिट्यूडनल वे में एक रबर बैंड अटैच किया है। तो जब हम रबर बैंड को प्लग करते हैं तब एक साउंड प्रोड्यूस होता है और रबर बैंड वाइब्रेट भी होता है। सो वी विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, देन ओनली साउंड प्रोड्यूसेस। ठीक है, वेन अ टाइटली स्ट्रेच बैंड इज प्लग्ड इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड। तो पहले कोई चीज़ वाइब्रेट होती है देन वो साउंड प्रोड्यूस करती है। व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस साउंड। तो अगर वाइब्रेशन स्टॉप हो जाता है थोड़ी देर बाद तो साउंड भी स्टॉप हो जाता है। सिमिलरली इन्होंने एक्टिविटी 13.3 में क्या किया है, इन एक्टिविटी 13.3 उन्होंने एक मेटल डिश ली है और उसमें वाटर डाल के, एक जैसे एक कोई आप बर्तन ले लीजिए और उसमें पानी फिल कर दीजिए। तो पानी फिल करने पे क्या होता है, आफ्टर फिलिंग वाटर जब हम उसको एक चम्मच से हिट करेंगे तो क्या होता है, वो पानी के अंदर भी यू कैन सी द वाइब्रेशंस। तब हमें वाइब्रेशंस दिखाई देती हैं, वी कैन सी द वाइब्रेशन। अदरवाइज हम सिर्फ वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं, बट इन दिस केस वी कैन सी द वाटर वाइब्रेटिंग। जब हमने उस प्लेट को चम्मच से या किसी दूसरे से स्ट्रक किया देन वी कैन सी द वाइब्रेशन इन द वाटर। और हम उसमें से ये भी देख सकते हैं कि जब हम हल्के से मारते हैं तो बहुत ही हल्का सा
वाइब्रेशन दिखाई देगा, लेकिन अगर हम थोड़ा तेज़ मारेंगे उसमें तो हमें ज़्यादा वाइब्रेशंस दिखाई देंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, यानी ज़्यादा तेज़ और लाउड है तो मतलब एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, वाइब्रेशंस ज़्यादा हैं। और अगर उसका एम्पलीट्यूड कम है, उसका हमने धीरे मारा है, तो उसका इफ़ेक्ट कम होगा, उसका साउंड कम प्रोड्यूस होगा, लाउडनेस कम होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा। इन एक्टिविटी 13.4 क्या कर रहे हैं वो, कि उन्होंने हॉलो कोकोनट शेल लिया है और एक तारा बनाया हुआ है। इट्स अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, आप लोगों ने देखा होगा। ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि जिससे एक स्ट्रिंग बंधी होती है और उस स्ट्रिंग को प्ले करते हैं और म्यूज़िक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सो ये भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है जिससे साउंड प्रोड्यूस करता है। और ऐसे बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लाइक मंजीरा है, घंटम है। घंटम में क्या करते हैं, एक मटका लेते हैं और उसको अपने फिंगर्स से बजाते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। सिमिलरली एक्टिविटी 13.5, इसमें आप देख रहे हो ये जल तरंग है। जल तरंग में उसने क्या किया है, कांच के टम्बलर्स लिए हैं, उसको अलग अलग वाटर लेवल में फिल किया हुआ है। सबसे कम से वाटर लेवल से लेके वो धीरे धीरे वाटर लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। और जब हम उसको एक स्टिक से स्ट्रक करते हैं, स्टिक से उसको उसके एजेस पे हम उसको स्ट्रक करते हैं, तो हमें एक अलग टाइप का साउंड सुनाई देता है। हर ग्लास का साउंड अलग अलग होगा। सो इट मेक्स अ डिफरेंस कि आप का ग्लास में कितना पानी है, और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है तो चेंज ऑफ साउंड हमें समझ में आता है कि देयर इज़ अ चेंज ऑफ साउंड। When we pluck the string of instrument like sitar, the sound that we hear is not only that of the string, the whole instrument is forced to vibrate. अच्छा, अब ये स्ट्रिंग जब हम वो करते हैं, स्ट्रक करते हैं, स्ट्रिंग जो सितार बजाते हैं, तो उसमें पूरा इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट होता है। दिस इज़ द साउंड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट that we hear. Similarly, they strike the membrane of mridangam. The sound that we hear is not only that of membrane, but the whole body of that instrument. यानी सिर्फ एक स्ट्रिंग के हिलने से आवाज़ नहीं आती, पूरा वो जो इंस्ट्रूमेंट का शेप है, इंस्ट्रूमेंट का स्ट्रक्चर है, वो पूरा वाइब्रेट करता है, देन ओनली वो साउंड प्रोड्यूस होता है। Now we'll do 13.2 साउंड प्रोड्यूसेस बाय ह्यूमंस। अब ह्यूमन से कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग और बज लाइक अ बी, पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट। अब जब आप कुछ बोल रहे हो तो अपने थ्रोट पे हाथ रख के देखना, ठीक है। व्हेन यू पुट हैंड ऑन योर थ्रोट, तब आप यू विल फील सम वाइब्रेशन। इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस इन लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स होता है हमारे थ्रोट में, जिससे जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है। अब ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उसमें दो विंड पाइप्स होते हैं जिनको हम वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं। वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो स्ट्रेच होते हैं और हमारे बीच में गैप होता है। दिस इज़ हाउ एक नैरो गैप स्प्लिट होती है, नैरो गैप होता है ये वोकल कॉर्ड्स के बीच में, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। व्हेन द लंग्स फोर्स एयर, जब लंग्स में से एयर को फोर्स करते हैं हम और वो एयर बाहर निकलती है, तो वोकल कॉर्ड्स के थ्रू जाती है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। मसल्स अटैच टू वोकल कॉर्ड्स कैन मेक कॉर्ड्स टाइट और लूज। अब ये कॉर्ड्स टाइट भी हो सकती हैं, लूज भी हो सकती हैं, जिससे हमारे साउंड का क्वालिटी चेंज होती है। फ्रॉम दैट, when they are loose and thick, let us now see how vocal cords function. तो अब वोकल कॉर्ड्स का फंक्शन हम पढ़ेंगे इन एक्टिविटी 13.6। इसके फंक्शन को समझने के लिए हमने क्या किया है, दो स्ट्रिप्स ऑफ पेपर्स लिए, दो पेपर रबर स्ट्रिप्स ली हैं। दो रबर स्ट्रिप्स को लेके उन्होंने पतली पतली स्ट्रिप्स से काटा है उनको लॉन्गिट्यूडनली, और दोनों के बीच में से एयर ब्लो कर रहे हैं। जब हम ये एयर ब्लो करते हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो सिमिलरली, जैसे हम इसमें से साउंड ब्लो कर एयर ब्लो करने पर साउंड प्रोड्यूस होता है, सिमिलरली हमारे वॉइस बॉक्स में से साउंड प्रोड्यूस होता है। The vocal cords in men are about 20 millimeter long. In women, they are about 15 millimeter long.
Children have very short vocal cords. This is the reason why the voice of men and women and children are different. यानी जो मैन का वॉइस बॉक्स है उसमें जो वोकल कॉर्ड्स की लेंथ है, उसकी जो लेंथ लॉन्ग है, कितना लॉन्ग है, वो 20 मिलीमीटर लॉन्ग है. वुमेन में वो 15 मिलीमीटर लॉन्ग है. और चिल्ड्रंस में वो छोटा होता है उनका साइज़, बिकॉज दे आर ग्रोइंग. तो विद देयर एज उनका साइज़ बढ़ता जाता है और इसी की वजह से उनकी वॉइस चेंज होती रहती है. और जो डिफरेंस हमें दिखाई देता है, दिस इज़ बिकॉज द लेंथ ऑफ दिस वोकल कॉर्ड्स. Now 13.3, sounds need a medium for propagation. When you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. How does the sound propagates or travel to her? अब sound travel कैसे करता है? ओके, साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है. जब हम हमारे फ्रेंड को जो फॉर एग्जांपल आवाज़ देते हैं तो उसको सुनाई देता है. कैसे सुनाई देता है? क्योंकि जब हम बोल रहे हैं तो वो साउंड वेव होती है. वो साउंड वेव ट्रैवल करती है एयर में. अगर वैक्यूम है तो वो ट्रैवल नहीं करेगी, आपका फ्रेंड आपकी आवाज़ नहीं सुन पाएगा. लेकिन क्योंकि वहाँ पे एयर है, इसलिए हमारा साउंड उसमें से प्रोपोगेट होता है, यानी ट्रैवल करता है और दूसरे तक पहुँचता है. You can think of an explanation. Is it possible that the decreasing amount of air in the tumbler had something to do with the loudness of the ring? Indeed, if you had been able to suck all the air in the tumbler, you will not be able to listen any sound. यानी इसमें बताया है, जो हमने पीछे देखा था एक्सपेरिमेंट, कि अगर हम ये हमने ग्लास लिया है, इसमें रखा है मोबाइल फ़ोन. इसमें से अगर हम सारा एयर सक कर लें, निकाल दें सारी एयर, देन हमें इसके अंदर का अगर फ़ोन रिंग भी कर रहा है, अगर फ़ोन में सेल फोन इज़ रिंगिंग ऑल्सो, देन ऑल्सो विल नॉट बी एबल टू लिसन द वॉइस. लेकिन अगर हम उसमें अगर एयर है, देन ओनली वी आर एबल टू हेयर द रिंगिंग ऑफ फोन. वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता और हमें आवाज़ नहीं आती. सिमिलरली ये एक एक्टिविटी है, जैसे हम अगर एक बड़ा टब लिया है, इसमें वाटर फिल किया हुआ है, एंड इनसाइड दिस टब वी आर यूजिंग द स्ट्रकिंग द बेल. तो जब हम बेल बजा रहे हैं तो पानी के अंदर से साउंड ट्रैवल कम करता है, ठीक है, स्पीड कम हो जाती है उसकी. लेकिन एयर में तो फटाफट ट्रैवल करता है, वाटर में उसकी स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाता है. और सॉलिड में क्या होगा, ये तो हमने देख लिया. एयर में क्या होता है, स्पीड ज़्यादा होती है. लिक्विड में, वाटर में थोड़ी कम हो जा रही है और सॉलिड में और कम हो जाती है. सो ये एक एग्जांपल है जिसमें आप दे आर ट्राइंग टू टेल यू हाउ कि एक मेटल रॉड में अगर हम साउंड ट्रैवल करवा रहे हैं, हाउ साउंड इज ट्रैवलिंग थ्रू अ सॉलिड सब्सटेंस. जैसे वुडन सब्सटेंस पे भी वो ट्राई कर रहे हैं कि वी फाइंड दैट द साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वुड और मेटल. इनफैक्ट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी सॉलिड सब्सटेंस. कोई भी मीडियम चाहिए, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या एयर हो. इफ़ अ मीडियम इज़ देयर, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू इट. लेकिन उसकी स्पीड में डिफरेंस पड़ेगा. ओके, उतना क्लियर साउंड नहीं आएगा अगर सॉलिड है तो या लिक्विड है तो. We have learned so far that the vibrating object produces sound and it is carried in all direction in a medium. The medium could be gas, gas यानी air, liquid यानी water में हमने पढ़ा, solid हमने metal में भी देखा, और ये wooden table का भी example दिया हुआ है कि अगर wooden table को हम यहाँ से एक साइड, एक कॉर्नर पे हम थोड़ा सा उसको स्ट्रक करते हैं और दूसरे कॉर्नर से इफ़ वी ट्राई टू लिसन वी कैन हियर द साउंड ऑफ द स्ट्रकिंग. सो वुडन टेबल में भी साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं. नाउ 13.4, वी हीयर साउंड थ्रू आवर ईयर्स. अब हमारे ईयर्स के थ्रू हम साउंड को सुन सकते हैं. तो हमें ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ईयर कैसा होता है वो पढ़ना है. द शेप ऑफ द आउटर ईयर इज़ लाइक अ फनल. तो कैसा होता है हमारे आउटर ईयर का, एक फनल की तरह.
ठीक है, जिसमें साउंड एंटर करता है और हमारे एक कैनल होती है, उस कैनल के थ्रू ट्रैवल करके ईयर ड्रम तक पहुंचता है। ईयर ड्रम यानी हमारे कान का पर्दा। ये तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि हमारे कान में एक पर्दा होता है जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं। इट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। इसका फंक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो बहुत ही पतला सा एक पर्दा होता है कान में, जो कि जब हमारे कान में कोई भी साउंड आता है तो वो एंटर करता है हमारे आउटर ईयर से मिडल ईयर यानी वो कैनाल के थ्रू जाता है और पहुंचता है हमारे ईयर ड्रम तक यानी कान के पर्दे तक। और जब ये वाइब्रेट होता है तो पीछे इसके अटैच होती हैं उसकी बोन्स, और ये स्मॉल बोन्स कनेक्ट करती हैं नर्व्स को। और ये फिर उसके बाद ये जो नर्व्स रहती हैं ये लेके जाती हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन तक लेके जाती हैं, और ब्रेन हमारा उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये क्या साउंड है और क्या बोला जा रहा है, क्या चीज़ को ये आइडेंटिफाई, क्या चीज़ को ये रिजेंबल कर रहा है, ये क्या चीज़ है, वो उसको आइडेंटिफाई करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ईयर। तो ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। ईयर 13.5 एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हालांकि बहुत डिफिकल्ट नहीं है। दीज आर वेरी सिंपल, लेकिन दीज आर न्यू टर्म्स फॉर यू, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो जैसे ऑसिलेटरी मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन आपने पेंडुलम का देखा होगा। पेंडुलम में कोई भी चीज़ जब वाइब्रेट होती है, एक जैसे पेंडुलम है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल होके वापस उसी पॉइंट पे फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है, उसको कहते हैं वन ऑसिलेशन। तो ये ऑसिलेटरी मोशन कंप्लीट होता है और यही ऑसिलेशन को हम कहते हैं वाइब्रेशन। सो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, कितने बार वो पेंडुलम का मूवमेंट हो रहा है, वन कंप्लीट मूवमेंट हो रहा है, तो उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। इट्स सिंबल इज एच जेड। अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। 1 हर्ट्ज कब होता है? जब 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड होता है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड, तो क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी? 20 हर्ट्ज हो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। You can recognize many familiar sounds without seeing the object producing them. बहुत सारे साउंड सुनते हैं ना। How is it possible? These sounds must have different enabled to recognize them. Have you ever thought what factors make them different? Amplitude and frequency are two important properties of any sound. अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? जैसे साउंड वेव होती है उसकी हाइट होती है ना, वो एम्पलीट्यूड होता है, और एम्पलीट्यूड उसका डिसाइड करता है लाउडनेस ऑफ द साउंड। ओके, तो loudness of sound depend upon its amplitude. When amplitude of vibration is large, the sound produced is large. If the amplitude is small, sound produced is feeble. Feeble means very small. And frequency determines, अब frequency कैसे पता चलती है? frequency से क्या पता चलता है? pitch. ठीक है, pitch जैसे एक बर्ड का पिच बहुत हाई होता है, वहीं एक अगर लायन का पिच है तो इट इज़ वेरी लो। सो दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ द पिच ऑफ द दिस इज़ द पिच ऑफ द साउंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ लोअर, वी से दैट द साउंड हैज़ लोअर पिच। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी पिच कम है। जैसे अगर बर्ड की पिच ज़्यादा है तो उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ज़्यादा हैं। और अगर लायन की फ्रीक्वेंसी लो है, लो पिच्ड है, मतलब उसकी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड कम है। यही आपके इसमें भी दिया हुआ लो पिच साउंड। ऑन द अदर हैंड, whistle has high frequency, therefore produce sound of higher pitch. A bird makes high pitched sound whereas lion makes low pitched roar. Every day you hear the voices of children and adults. अब children और adults का तो आपने सुना है,
तो चिल्ड्रन की जो आवाज़ होती है वो हाई पिच्ड होती है, तो हाई पिच्ड होती है इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। वुमेंस की फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ मैन। मैन की फ्रीक्वेंसी पिच सबसे लो होता है। ना ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड, तो एक वैल्यू होती है जिसका साउंड हम सुन सकते हैं। इसमें क्या होती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की वैल्यू होती है, जिसके बीच का साउंड हमारे हेयरिंग रेंज में आता है। ये फ्रीक्वेंसी होती है जो हम साउंड को सुन सकते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो वो हम साउंड नहीं सुन सकते। सिमिलरली अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है then also we cannot hear that sound. Now noise and music. So what is noise? Noise वो होता है अनप्लीजेंट साउंड होता है, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता है, उस साउंड को हम कहते हैं नॉइज़। एंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो प्रोड्यूस करते हैं दैट इज़ द प्लीजिंग साउंड, तो दैट इज़ म्यूज़िक। नाउ नॉइज़ पोल्यूशन, व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन? ये अनप्लेजेंट साउंड होगा, ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ नॉइज़ जो प्रोड्यूस होती है, अनवांटेड साउंड है जो कि एयर पोल्यूशन को कॉज करता है। इसको नॉइज़ पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन दोनों कहते हैं। तो इसका क्या होता है, हाई वॉल्यूम ऑफ टीवी है, हाई वॉल्यूम ऑफ आपका क्यों कुछ म्यूज़िक सिस्टम चल रहा है, या लाइक अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस का हाई वॉल्यूम होता है, ये सारी चीज़ें कॉज करती हैं नॉइज़ पोल्यूशन को। अब इससे क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के? ये हमारे हेयरिंग प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, हेडेक होता है, हाइपरटेंशन होता है, लैक ऑफ स्लीप होती है, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, और हियरिंग मतलब हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, हियरिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। दीज आर द, हमको तो होते ही हैं, एनिमल्स को भी आपने देखा होगा, व्हेन यू बर्स्ट क्रैकर्स तो एनिमल्स बहुत डर जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट नॉइज़ पोल्यूशन ऑफ क्रैकर्स, ठीक है। नाउ हाउ टू मेजर द लिमिट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन के मेजर द कैसे उसको स्टॉप किया जाए, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो ये हमारे ही हाथ में है कि हम ज़्यादा तेज़ हमारे जो भी अप्लायंसेस हैं, चाहे हम टीवी देख रहे हों, चाहे हम ऑटोमोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे हमें, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमें अननेसेसरीली हमें हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, अननेसेसरी हॉर्न ब्लो नहीं करना चाहिए। और सिमिलरली टीवी का वॉल्यूम है वो हमें कम रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करने चाहिए। ट्रीज़ से क्या करते हैं, ट्रीज़ वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो ट्रीज़ हैं उनको प्लांट तो लगाने चाहिए, और जो लगे हुए हैं उनको काटना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है और सब लोगों तक उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं पहुंचता, जिससे उसका टोटल इफ़ेक्ट कम हो जाता है, रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। नाउ हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, जब टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट विच इज़ रेयर, इट इज़ यूजुअली फ्रॉम द बर्थ इटसेल्फ, यानी आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी जब आपको सुनाई देना बंद हो जाता है। तो ये अगर आप टोटल अगर ऐसा है कि आपको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है, तो ये यूजुअली बर्थ से होता है, बाय बर्थ किसी को प्रॉब्लम होती है। लेकिन धीरे धीरे आपकी एज के साथ भी आपको धीरे धीरे सुनाई देना कम होने लगता है, या आपको इंजरी हो गई हो, या कुछ डिजीज़ का साइड इफ़ेक्ट हो। दीज आर द कॉज ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट। बाय लर्निंग साइन लैंग्वेज, अब इसके लिए उसका क्या सॉल्यूशन होता है, बाय लर्निंग साइन लैंग्वेज, बिकॉज स्पीच डेवलप्स एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हेयरिंग। चिल्ड्रन विथ हेयरिंग लॉस may have defective speech also, यानी जिसको सुनाई नहीं देता वो उसको बोलने में भी हमेशा देखा गया है कि प्रॉब्लम आती है। Technological devices for hearing impaired have made it possible for such person to improve their quality of life. यानी आजकल हेयरिंग एड्स बनने लगे हैं, मशीन्स आती हैं जिसको आप यूज़ करके आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हो, क्वालिटी ऑफ हेयरिंग इम्प्रूव की जा सकती है। सोसाइटी कैन डू मच टू इम्प्रूव द लिविंग एनवायरनमेंट फॉर द हेयरिंग इम्पेयर्ड एंड हेल्प देम टू लिव नॉर्मल लाइव्स।